Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart Schools Sayyid Ahmed Khan campuses and Gulistan Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing well. In this video, I will explain you about radioactivity, nature of radioactivity, Rutherford atomic model, Neil Bohr atomic model, atomic number, mass number and isotopes. Review of previous lecture. In previous video, I explained to you about the properties of cathode rays, discovery of protons, properties of positive rays, discovery of neutrons and properties of electron, proton and neutron. I hope कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको जो है वो समझ में आ गई होंगी. मैंने एनिमेशन भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किस तरह से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ है और किस तरह से कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है और कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को भी मैंने बाय द हेल्प ऑफ एनिमेशन आप लोग को एक्सप्लेन किया था. नाउ कम टूवर्ड्स द टुडेज लेक्चर दैट इज रेडियो एक्टिविटी. Radioactivity is the spontaneous disintegration of nucleus of an atom in which invisible radiations are emitted from the nucleus of an atom. Basically radioactivity क्या है? Radioactivity किसी भी atom के nucleus से कुछ भी अचानक से निकलना, कोई भी जो है वो चीज़ का निकलना, यानी आप कह सकते हो कि कुछ जिसके अंदर इनविजिबल रेडिएशंस निकल रही हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर से, वो कहलाता है रेडियो एक्टिविटी. और वो सब्सटेंस जो कि इस काइंड की रेडिएशंस का एमिट करते हैं वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. 3 types of radiations are emitted from radioactive substance. 3 तरह के जो है वो radiations emit होती हैं. Number 1 is alpha rays, they carry positive charge. Number 2 is beta rays, they carry negative charge. And number 3 is gamma rays, these rays carry no charge. नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी. अब हमें कैसे पता चला कि अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है, बीटा जो है वो नेगेटिव है और गैमा पे कोई चार्ज नहीं है? तो इसकी नेचर जानने के लिए एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड. उन्होंने 1902 में डिटरमाइन किया रेडियो एक्टिविटी की नेचर्स को, रेडियो एक्टिव रेज की नेचर्स को बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था. उन्होंने क्या किया? सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाज प्लेस्ड in a lead block between the 2 oppositely charged plates. The radiation were resolved into 3 components. One component was deflected towards the negative plate, proving that it carried positive charge. These were named alpha rays. The second component was deflected towards the positive plate, showing that these carry negative charge. These were named beta rays. And the third type carried no charge, no mass, and were not deflected in the electric field. These were named gamma rays. क्या किया इन्होंने? एक जो है सैंपल लिया रेडियो एक्टिव मटीरियल का, उसको रख दिया लेड ब्लॉक के अंदर और उसको कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. अब जैसे ही इसके अंदर से क्या हुआ, जैसे ही इसमें से रेडिएशंस निकली तो 3 तरह की डायरेक्शंस आई. एक जो है वो डिफ्लेक्ट हुई नेगेटिव की तरफ, एक डिफ्लेक्ट हुई पॉजिटिव की तरफ और एक सीधी निकल गई. अब जो डिफ्लेक्ट हुई है नेगेटिव की तरफ ये शो करिए कि ये खुद पॉजिटिव है, तभी ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है. तो इनको नाम दे दिया गया पॉजिटिव चार्ज, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है और इनको नाम दे दिया गया अल्फा रेस का. जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई इट मीन्स ये खुद नेगेटिव थी, तभी ये पॉजिटिव की तरफ गई है और इसको नाम दे दिया गया बीटा रेस का. और जो सीधे निकल गई इसमें इस पर कोई भी चार्ज नहीं था तो इसको नाम दे दिया गैमा रेस का. इस तरह से जो है वो रेडियो एक्टिविटी की नेचर जो है वो पता चली थी. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. Lord Rutherford in 1911 carried out series of experiment. He passed a beam of alpha particles through a very thin gold metal foil. He found that most of the alpha particles passed through it without any deflections. However, some of them deflected at very large angles and very few of them अर्थ बाउंस बैक. क्या किया था रदरफोर्ड ने? एक बीम पास करवाई थी अल्फा पार्टिकल्स की बहुत ही पतली गोल्ड मेटल फॉयल में से, ठीक है. उसमें उन्होंने क्या देखा कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो उसमें से इजीली निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. कुछ इसमें से डिफ्लेक्ट हुए थोड़ी लार्ज एंगल पे और कुछ उससे टकरा के वापस आ गए.
अब इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम मस्ट बी लार्जली एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कि एटम का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादातर एम्प्टी था, खाली था, तभी ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल उसमें से पास हो गए और डिफ्लेक्ट नहीं हुए. The positive charge in the atom is concentrated in extremely dense region which he called the nucleus. This was from the fact that alpha particle after collision with a heavy positively charged nucleus had bounced back. इसलिए उन्होंने दूसरी चीज़ क्या कंक्लूड की कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के अंदर वो सेंटर में मौजूद है, जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस का. और उससे ये हुआ कि जब जाके अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराए हैं तो वो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव थे और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव था, तो वो उससे टकरा के वापस बाउंस बैक हो गए. द पिक्चर ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. उसने क्या किया था, बेसिकली उसने जो है वो अल्फा पार्टिकल की बीम को पास करवाया था विद अ वेरी थिन मेटल फॉइल, गोल्ड मेटल फॉइल. नाउ यू कैन सी हियर कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल जो है वो सीधे निकल गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, कुछ जो है वो सिर्फ डिफ्लेक्ट हुए हैं और एक जो है यहाँ से आके बाउंस बैक हो गया, जिससे उसने कंक्लूड किया था कि जो मोस्ट ऑफ द एटम में जो ज़्यादा जगह है वो खाली है, तभी उसमें से कोई भी चीज़ डिफ्लेक्ट हुई, लेकिन सेंटर में बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में पॉजिटिव न्यूक्लियस मौजूद है, जिससे अल्फा पार्टिकल जो है वो टकरा के वापस पलट गया. Discovery of nucleus. From the above observation, Rutherford proposed that atom consists of very small positively charged nucleus in which most of the mass of atom is concentrated. The rest of the volume is empty space. However, this space is not completely empty, and that in it electrons revolve around the nucleus. इन सब ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने बताया कि एक एटम जो है एक बहुत ही छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जिसके अंदर और ज़्यादातर जो मास है एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड है. उसके अलावा जितना भी वॉल्यूम है वो खाली स्पेस है, लेकिन ये भी है कि वो स्पेस पूरी एम्प्टी नहीं है. उधर क्या है, इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. यानी अकॉर्डिंग टू उसने एक तरह से एटम का एक स्ट्रक्चर बता दिया था कि जो है एटम के अंदर जो है वो एटम के अंदर एक जो है छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस मौजूद है और उसके अंदर जो है उस एटम का मास काफ़ी कंसनट्रेटेड फॉर्म में है. According to Rutherford model, an atom consisted of two parts, nucleus and extra nuclear part. Rutherford के अकॉर्डिंग जो एटम है वो दो पार्ट से मुश्तमिल है, एक न्यूक्लियस है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है. यू कैन सी द डायग्राम हियर. द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस. सिंस द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, देयरफॉर द न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज. इसने क्या कहा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है. द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इन द न्यूक्लियस इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन वेरियस ऑर्बिट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल्स. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में. दिस वन इज द न्यूक्लियस पार्ट एंड दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी कुछ जो ये जो सर्कल्स बने हुए उसको उसने जो है ऑर्बिट शेल्स या एनर्जी लेवल्स का नाम दिया. The fix in Rutherford atomic model. According to classical physics, since electron is revolving around the nucleus constantly, it should lose energy and it ultimately falls into the nucleus. फिजिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड कॉन्स्टेंटली जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो एक वक्त आएगा कि इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा. If the revolving electron emits energy continuously, then there would be a continuous spectrum, but in contrast to it we get line spectrum from the atoms of the element. अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एनर्जी इमिट करे कंटिन्यूसली, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बढ़ना चाहिए, बट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है फ्रॉम द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स. Bohr's atomic theory. After the discoveries of Planck and Einstein, Niels Bohr, a Danish physicist, in 1913 offered a theoretical explanation of a line spectra. The important assumption for the atomic structure are given below.
Niels Bohr adopted Planck's idea that energies are quantized. He proposed that the electrons in atoms move only in certain allowed energy levels, so an electron in an allowed energy state will not radiate energy continuously and therefore will not fall in the nucleus. नील बॉहर ने क्या बताया कि एनर्जीज जो है वो क्वांटाइज यानी पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं. उसने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में सिर्फ उस जगह पर रिवॉल्व कर रहा है जहाँ पे उसको कुछ एनर्जी लेवल से अलाउ है, वहाँ पर वो जो है वो मूव कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन जब एक अलाउड एनर्जी स्टेट में है मौजूद है तो वहाँ पे इतनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा और जाके वो फिर न्यूक्लियस में भी नहीं गिरेगा. Atom radiates energy as a light only when the electron jumps from higher energy level to lower energy level. The energy is radiated in the form of packets called quanta. एटम जो है वो एनर्जी रेडिएट करता है एज अ लाइट, और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करता है तो वो जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो जिस फॉर्म में रेडिएट हो रही है, जिस पैकेट्स में भी जिस फॉर्म में उसको पैकेट्स की फॉर्म में रेडिएट हो रही है जिसको क्वांटा कहते हैं. अब क्वांटम ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. और एक क्वांटम ऑफ एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के. तो उसने एक इक्वेशन बताई थी जैसे डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, यानी E2 आपका क्या है? हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, विच इज इक्वल्स टू एच म्यू. दिस इज न्यू. क्या है? ये एक कांस्टेंट है एच यहाँ पे जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम दिया गया है, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का साइन है. तो जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर से लोअर के अंदर तो यहाँ पे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो किसकी पैकेट में, वो जिस पैकेट के फॉर्म में हो रही है उसको क्वांटा कहा गया है, और जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के. Atomic number and mass number. Atomic number. The number of proton in the nucleus or total number of electrons around the nucleus of atom is called the atomic number. किसी भी एटम के अंदर जो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम के में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है. इसको हम जो है वो Z से डोनेट करते हैं. Example, atomic number of carbon is 6. This means that the carbon atom has 6 proton and 6 electron in it. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन मौजूद होंगे. देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल्स टू Z, जिससे हम डोनेट करते हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. और ये हमेशा जो है केमिकल सिंबल के सबस्क्रिप्ट पे लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ लिखा जाता है. यानी से एक साथ छोटा सा लिखेंगे, आपने बड़ा सा कार्बन लिखा, उसके लेफ्ट साइड पे डाउन साइड पे आप छोटा सा 6 लिख दें, तो ये इंडिकेट करता है कि ये इसका जो है वो एटॉमिक नंबर है. किसी भी एलिमेंट के सिंबल के साथ में लेफ्ट साइड पे छोटा सा आपको नंबर लिखा हुआ नजर आया तो आप समझ जाइएगा कि वो उसका एटॉमिक नंबर है. mass number. The total number of the protons and neutrons in the nucleus of an atom is called the mass number. न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं वो उसका मास नंबर बता रहे होते हैं. इसको हम A से डोनेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम के पास जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है. ठीक है, ये हमें कैसे पता चला कि 12 न्यूट्रॉन है? अब एज यू नो कि जब न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं, दोनों का सम 23 आ रहा है, मास नंबर 23 आ रहा है. अब आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो आप 23 माइनस 11 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे. ये फार्मूला है मास नंबर का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और A इज इक्वल्स टू Z प्लस N. और अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, तो N इज इक्वल्स टू A माइनस Z. मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी इंशाल्लाह इन द फर्दर क्लासेस कि हम मास नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हमेशा जो है लेफ्ट साइड पे ऊपर की साइड लिखा जाता है. ये चीज़ आपने याद रखनी है कि किसी भी सिंबल के साथ अगर ऊपर की तरफ कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो उसका मास नंबर शो कर रहा होगा, और अगर नीचे की साइड पे कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो उसका एटॉमिक नंबर शो कर रहा होगा. ठीक है, अगर ऊपर की तरफ छोटा सा नंबर लिखा हुआ है तो मास नंबर, और नीचे की साइड पे छोटा नंबर लिखा हुआ है तो एटॉमिक नंबर. आइसोटोप्स.
atoms of the same element having the same atomic number but different atomic masses are called isotopes. वो atoms जिनके atomic number जो same है but atomic masses different है वो isotopes कहलाते हैं. For example, chlorine element is composed of two kind of chlorine atoms. One is chlorine 35 and one is chlorine 37. आप देख सकते हैं कि दोनों के atomic mass 17 है but atomic number 17 है but atomic mass is different, that is 35 and 37. तो ये दोनों एक दूसरे के isotopes कहलाएंगे. Isotopes of hydrogen, there are three isotopes of hydrogen. They are known as protium, deuterium and tritium. तीन isotopes हैं हाइड्रोजन के जिनका नाम है protium, deuterium and tritium. Protium has one proton and no neutron in the nucleus. Deuterium has one proton and one neutron in the nucleus, and tritium has one proton and two neutron in the nucleus. Here is the picture of the isotopes of hydrogen. प्रोटियम के साथ 1 लिखा हुआ है, ड्यूटेरियम के साथ 2 और 1 लिखा हुआ है और ट्राइटियम के साथ 3 और 1 लिखा हुआ है. और ये भी मेंशन किया हुआ है कि इनके पास जो है प्रोटियम के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन ड्यूटेरियम के पास 1 और ट्राइटियम के पास 2 न्यूट्रॉन मौजूद है. दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर सेम है इनके बट एटॉमिक मासेज आर डिफरेंट. Application of isotopes. Isotopes are used as tracers in physical, chemical and biological researches as well as in the treatment and diagnosis of diseases like cancer. ठीक है, इसको एज अ ट्रेसर यूज़ किया जाता है किसमें, चाहे वो फिजिकल रिसर्च हो, चाहे केमिकल रिसर्च हो या बायोलॉजिकल रिसर्च हो. इसके अलावा किसी भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट या उसकी डायग्नोस, जैसे कैंसर हो गया, उसकी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है. सिंस रेडियो आइसोटोप्स आर इजीली डिटेक्टेड, इट इज़ रिलेटिवली इजी टू ट्रेस ये मूवमेंट इवन थ्रू इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. रेडियो आइसोटोप्स बहुत ईजी डिटेक्ट हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा आसान होता है कि इनकी मूवमेंट को ट्रेस करना आसान होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोहर्स मॉडल. व्हेन एटम्स रिएक्ट, इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स दैट इंटरैक्ट. For this reason, the arrangement of electron is responsible for the structure of atom. जब atoms आपस में react कर रहे होते हैं, basically उसमें हो क्या रहा होता है कि इनके electrons आपस में interact कर रहे होते हैं. इस reason के लिए जो है जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो रिस्पॉन्सिबल है कि एक एटम में किस तरह से अरेंजमेंट हुई हुई है इलेक्ट्रॉन्स की. द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रेफर्स नॉट ओनली टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम बट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस. अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन की वो सिर्फ ये नहीं बता रही कि किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बल्कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के अराउंड कैसे हुई हुई है वो भी बहुत ज़रूरी है. एज यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई हुई है. हम जब किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पर हम एक उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम लिखते हैं 2n की पावर 2. 2n की पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. लाइक अगर n आपके पास 1 है, आप इसको 2n वाले फॉर्मूले में लगाएं तो n 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2. इट मीन्स कि k शेल का n 1 है तो फर्स्ट शेल में आपके पास इतनी क्वांटिटी के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. इसी तरह से आप 2 को अगर लगाएं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल में आ सकते हैं. और सिमिलरली अगर आप n को 3 लगाएं तो फॉर्मूले में आप 3 रखेंगे 2, 3 की पावर 2 तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. इस तरह से जो थर्ड ऑर्बिट है उसके अंदर 18 की जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो क्वांटिटी रिक्वायर एंड सो ऑन. इस तरह से चलता जाता है. और इन्हीं शेल्स को नाम भी दिया हुआ है KLMNOP. और यानी फर्स्ट शेल इज K है, सेकेंड वन इज L, थर्ड वन इज M, फोर्थ वन इज N एंड सो ऑन. इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है. हेयर इज अ टेबल. यहाँ पर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है किस तरह से फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के अंदर अरेंजमेंट हुई हुई है इलेक्ट्रॉन्स की. लाइक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही शेल में आ सकता है जो कि K शेल है. हीलियम के पास 2 है तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में आ गए. लिथियम के पास 3 है तो 2 K शेल में चलेगा और एक जो है वो L शेल में चला गया एंड सो ऑन. ये मैं आपको ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आई होप इट इज दैट क्लियर टू यू. इफ यू स्टिल हैव कंफ्यूजन, just tell me in the comment section. I will explain to you again and I will further give you a detailed description in the other classes as well. Okay, so from here the chapter is ended. Chapter number 3 is ended here. I hope the chapter is clear to all of you. That's all for today. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.